हेलो एवरीवन, दिस इज़ अपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में। कुछ चीज़ें हमने देखी थी, बहुत कुछ नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि रूट्स निकालना, जो मूल निकालते हैं वो किस तरीके से हम निकालते हैं। कुछ क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, किस तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी में, वो सारी चीज़ें हमने इसके पहले क्लास आई थी द्विघात समीकरण की, वो हमने कर ली थी। आज थोड़ा सा और आगे डिटेल में देखेंगे कि और क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकता है। ठीक है, एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था कमेंट में कि आप एक और इस पर लेक्चर तैयार करिए। तो बेसिकली क्या है कि आज आपको पता होगा कि 2 दिन से कोई भी क्लास आई नहीं है मेरी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, बिल्कुल अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बस ये है कि क्लास अपलोड करनी थी, ज़रूरी था, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत पास है। और दूसरी चीज़ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं, अभी बहुत कम है, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सारे मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। तो ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। तो जो द्विघात समीकरण होता है, हमें पता है कि वो होता है ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। उसका जो मूल आप कह सकते हो समीकरण जो होता है, जो बेसिक फॉर्म होता है, वो क्या होता है, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई इक्वेशन, ऐसा कोई समीकरण आपको दिखता है इस फॉर्म में, तो आप क्या कहोगे कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, a b c यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, नंबर्स होते हैं। तो अब यहाँ पे रूट्स निकालना, जो इसके मूल होते हैं, वो सारी चीज़ें तो हमें पता है कि भाई हाँ, मूल हम निकालते हैं। एक टर्म आता है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट। क्या आता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली इसके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। कैरेक्टर को डिफाइन करने का मतलब ये होता है कि ये जो इसके मूल है, जो समीकरण है, द्विघात समीकरण के जो मूल है, मूल की जो प्रवृत्ति है वो क्या है, उसका नेचर कैसा है, मूल का नेचर कैसा है, मूल का नेचर कैसा है, ये पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को निकालते हैं। तो नेचर क्या होता है, एक बात बताइए, हर एक इंसान का अपना अपना नेचर होता है। उसी तरीके से जो इसके मूल होते हैं, मूल कौन होते हैं, अल्फा और बीटा। द्विघात समीकरण है भाई, द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण है मतलब उसके 2 मूल होंगे, है ना। द्विघात समीकरण है, इसके 2 मूल होते हैं, अल्फा बीटा। तो जो मूल आएंगे उनका नेचर कैसा है, मतलब नेचर कहने का मतलब यह है कि उनकी प्रवृत्ति क्या होगी, वो किस तरीके के होंगे। तो 3 चीजें होती हैं जिसको कि आप समझ सकते हो कि इसका जो नेचर है अल्फा बीटा का, वो क्या होने वाला है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसकी वैल्यू होती है b² - 4ac के बराबर होती है ना। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, b² - 4ac के बराबर होता है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है b² - 4ac के बराबर होती है। अब बात कर लेते हैं कि अगर b² - 4ac की वैल्यू क्या किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। डिपेंड करने का मतलब यह है कि डिपेंड तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई देखो a b और c पे ही डिपेंड करेगी, लेकिन किस तरीके से डिपेंड करेगी। अगर मान लेते हैं b² - 4ac की वैल्यू, यहाँ पे कंडीशन 1 डाल दो। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, पहला जो तरीका हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है b² - 4ac की वैल्यू जो हो वो क्या हो, 0 से कम हो, है ना, 0 से कम हो। b² - 4ac की वैल्यू क्या हो, 0 से कम हो। एक हो सकता है b² - 4ac की वैल्यू किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। और तीसरी कंडीशन क्या बनती है कि जो b² - 4ac की वैल्यू है वो क्या हो, 0 से बड़ी हो। अब 3 कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन तो नहीं बन सकती। यही हो सकता है, या तो 0 से छोटी होगी वैल्यू, या तो 0 के बराबर होगी, या तो 0 से बड़ी होगी। इसके अलावा चौथी कंडीशन नहीं आ सकती। ये चीज़ आप समझ सकते हो, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, इसी बेसिस पे हम देखेंगे कि इसके मूल का जो नेचर है, जो इसका रूट है, वो किस तरीके का है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे b² - 4ac > 0, यानी b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो इसके मूल जो होंगे वो कैसे होंगे, है ना। b² - 4ac यहाँ पे है, 0 से बड़ा है ना। तीसरी कंडीशन को सबसे पहले लेके चल रहे हैं, या आप इस तरीके से कर लो, यहाँ पे ये कर लो और ये कर लो यहाँ पे सबसे छोटा। ठीक है, तो पहला केस जो होगा वो क्या हो गया
कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे। बड़े का मतलब क्या होता है कि अगर जिधर मुंह इसका खुला है ना, जिधर इसका मुंह खुला होता है वो चीज़ बड़ी हो जाती है, जिधर ये कोना आता है, जो कोने की साइड होता है वो छोटा होता है हमेशा। इतनी सी बात आप याद रखना, ठीक है। मुंह से शायद आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि मुंह में मैंने लॉन्ग रखा है। ऐसा कहा जाता है कि अगर गले में कोई दिक्कत है या आप ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं तो लॉन्ग रखने से थोड़ा इफेक्टिव होता है। मुझे नहीं पता कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं, लेकिन क्लास बनानी थी तो फिर करना पड़ रहा है, नहीं तो नहीं बना सकती थी क्लास, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। तो यहाँ पे जो रूट्स आएंगे, जो अल्फा बीटा की वैल्यू होगी, जो अल्फा बीटा का मान होगा, जो मूल का मान होगा वो क्या होगा, एक तो होगा रियल, हिंदी में भी समझेंगे इंग्लिश में भी समझेंगे, ठीक है। एक होगा रियल और होगा डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल का मतलब होता है, रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक और अलग। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग, रियल मतलब होता है वास्तविक। अब वास्तविक संख्याएं आपको पता होंगी, इसमें जो आपके दशमलव वाले भी आ जाते हैं, है ना, प्लस वाले भी आ जाएंगे, माइनस वाले भी आ जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल समझिए आप, -2.5 हो गया, है ना, वास्तविक संख्याओं का एग्जाम्पल बता रही हूँ। 2 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, है ना, ये सारे क्या होंगे, ये वास्तविक संख्याएं होंगी, है ना। चाहे पॉजिटिव में हो, प्लस में हो, चाहे नेगेटिव में हो, चाहे दशमलव में पॉजिटिव में हो, चाहे दशमलव में नेगेटिव में हो, वो सारी क्या होंगी, ये वास्तविक संख्याएं होंगी, है ना। अलग का मतलब हो गया कि यहाँ पे अगर अल्फा मान लेते हैं अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 2.5, तो बीटा की वैल्यू 2.5 छोड़ के कुछ भी हो सकती है, होगी रियल, वास्तविक संख्या ही होगी, लेकिन 2.5 को छोड़ के, 2.5 को छोड़ के कोई और नंबर हो गया, तभी तो ये है कि अलग होगा लेकिन वास्तविक होगा। अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी लेकिन वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अल्फा अगर मान लो आ रहा है, पहला रूट आ रहा है, पहला मूल 2.5 आ रहा है, तो दूसरा मान लेते हैं 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये हो गई पहली कंडीशन कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई। अब सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं, जो दूसरा यहाँ पे मैंने लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, है ना। क्या है यहाँ पे, अगर हम मान लें दूसरा केस बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखो तो जो मूल होंगे, मूल कौन, मूल जो है अल्फा बीटा, है ना, जो मूल होंगे अल्फा बीटा वो क्या होंगे, वो होंगे रियल होंगे, रियल होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है। रियल मतलब हो गया वास्तविक, और सेम होंगे मतलब बराबर होंगे, ठीक है, बराबर होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, बराबर होगी। जो मूल होंगे दोनों का मान बराबर होगा और वास्तविक संख्या के बराबर होगा। वास्तविक संख्या मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल के तरीके से समझिए, कुछ भी हो सकता है, -2, -1, है ना, फिर उसके बाद आपका हो गया, आपका -2.5 कर लो, है ना, 3.5 कर लो, 4.5 कर लो, कुछ भी कर लो, प्लस में कर लो, माइनस में कर लो, 2 कर लो, 4 कर लो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा, वास्तविक होगा। रियल नंबर आपको पता होना चाहिए, रियल नंबर किसको कहते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर आपको फिर भी एक आइडिया दे देती हूँ, जो p/q के फॉर्म में जो होते हैं, रैशनल इरेशनल कोई भी नंबर हो, जो पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, वो सारे क्या होंगे, वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है, जो इसका मान है, अगर 0 के बराबर होता है तो वो जो संख्याएं होंगी, जो मूल होंगे इसके, वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, ठीक है। थर्ड केस देख लेते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है, इसका जो मान है, अगर 0 से कम है, यहाँ पे ये क्या है, 0 से कम है, 0 से कम है, 0 से कम है, तो इसके मूल क्या होंगे, तो इसके जो मूल होंगे, मूल यानी कि अल्फा बीटा जो होंगे, इसके मूल का जो मान होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी होता है, ये कभी भी वास्तविक संख्या नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा,
ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है कि अंडर रूट माइनस के टर्म में आएगा, जैसे कि अंडर रूट -1 हो गया, -4 हो गया, अंडर रूट में -6 हो गया, ठीक है, अंडर रूट में -7 हो गया। तो अंडर रूट जो -1 की वैल्यू होती है वो आई के बराबर होती है, जिसको कि हम आयोटा कहते हैं, ठीक है। तो बस इतना याद रखो कि अंडर रूट जो -1 होता है, करनी में -1 का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है, और आई को हम कहते हैं आयोटा, ठीक है। आई को क्या कहते हैं, आयोटा। और कॉम्प्लेक्स जो नंबर होंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे, मतलब अल्फा बीटा का जो मान होगा, जो इसके मूल का मान होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। करनी के अंदर माइनस होगा, ये चीज ध्यान रखना, करनी के अंदर माइनस होगा, करनी के बाहर नहीं, ठीक है। करनी के अंदर माइनस होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो ये वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक है। ये हमने तीसरा केस देख लिया। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन देखने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है आपके पेपर में, है ना। एक क्लास मैंने पहले बनाई थी, उसमें मैंने बताया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एक क्लास यहाँ पे आज है, इससे बाहर नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। बहुत छोटे टाइम में मैं बहुत ज़्यादा कुछ कवर कराने की कोशिश करती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ जो कॉन्सेप्ट है आपका छूटे नहीं। बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन आप बना के रखिएगा कि जो मैं बता रही हूँ उसको पढ़ते जाना। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द इक्वेशन x² - 12x + k = 0। हिंदी में इसको बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ कि k के किस मान के लिए x² - 12x + k = 0 हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। k के किस मान के लिए ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, इसके जो रूट्स होंगे, जो इसके मूल होंगे, रियल और इक्वल होंगे। रूट क्या होंगे, रियल और इक्वल का मतलब क्या है, रियल एंड इक्वल का मतलब है कि वास्तविक और बराबर, है ना, यही होता है वास्तविक और बराबर। k के किस मान के लिए जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है वो उसके जो मूल होंगे रियल और इक्वल होंगे, यानी वास्तविक और बराबर होंगे। और वास्तविक और बराबर होने के लिए कंडीशन क्या है, हमने देखा था कि b² - 4ac की वैल्यू जो होती थी वो किसके बराबर होती थी, 0 के बराबर होती थी। ये हमने तीनों केस देखे हैं अभी, है ना। इसके पहले हमने तीनों केस देखे हैं। यहाँ पे वास्तविक और बराबर दिया है। क्वेश्चन अगर और घुमा के पूछेगा तो वहां बोल देगा कि रियल और डिस्टिंक्ट बोल देगा, यानी कि वास्तविक लेकिन बराबर नहीं है, ठीक है। तो आपको कंडीशन याद रखनी होगी कि किस केस में आपको कौन सी कंडीशन को अप्लाई करना है। तो b² - 4ac = 0 हो जाएगा वास्तविक और बराबर के लिए। अब यहाँ पे आपके पास समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण से आप निकाल लो a, b और c की वैल्यू। a, b, c का मान क्या हो जाएगा, जब आप x², अब यहाँ पे -12x + k = 0 है, इसको आप करो कंपेयर ax² + bx + c = 0 से, तो आपके पास a का मान जो आएगा 1 आएगा, b का मान आएगा -12 और c का मान आ जाएगा k। तो b का जो मान है यहाँ पे आप रखो -12 का स्क्वायर, 4, a का मान है 1, c का मान है k = 0। तो -12 का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया आपका 144 बराबर 4k, -4k उधर जाएगा बराबर के, तो +4k हो जाएगा। तो k का जो मान होगा 144/4 हो जाएगा। तो ये 4 से आप काटोगे यहाँ पे 3 बार और 6, यानी कि k का जो मान होगा वो कितना होगा, 36 होगा, है ना। k का मान क्या होगा, 36 होगा। यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर मान लीजिए पूछ लेता कि रियल और इक्वल, तो यहाँ पे दे दिया। अगर मान लीजिए वास्तविक और अलग अलग दे देता, है ना, यानी कि रियल और डिस्टिंक्ट बोल देता, तो यहाँ पे आप क्या करते, b² - 4ac की वैल्यू कितनी होती, 0 से बड़ी होती, है ना, वो क्या होती, 0 से बड़ी होती। तो इस चीज़ का आपको बस क्या करना है, ध्यान में इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है। इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। जो मैंने पहली क्लास बताई है द्विघात समीकरण की, उसको देख लो और इसको कवर कर लो, है ना। सारी चीज़ें इसी में है, इसी में से घुमा फिरा के पूछा जाएगा। बस लॉजिक पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको कि क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, है ना। और तो ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई अच्छा टॉपिक और लेकर आएंगे, और जल्दी जल्दी सिलेबस को कंप्लीट भी कराना है, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।